स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमन रूप से बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से संबंधित है। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन फाइलम सिलेंट्रेटा का डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण फाइलम सिलेंट्रेटा के डिस्कस करेंगे। फिर कुछ यूनिक विशिष्ट लक्षणों पे हमारा फोकस रहेगा और सेकंड पार्ट में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से। नंबर 1 शुरुआत होती है हमारी कि जब भी हम सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि जंतुओं के वर्गीकरण के जो आधार थे हम उन पे फोकस करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। मतलब इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर है। और अगर कोई जंतु मल्टी सेल्यूलर है तो हमने उसे सब किंगडम मेटाजोआ में सम्मिलित किया है। तो ऐसा कह सकते हैं सिलेंट्रेट्स आर द मेटाजोअन एनिमल्स। अच्छा, मेटाजोआ में भी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 इंफ्रा किंगडम, पैराजोआ, मिसोजोआ एंड यूमेटाजोआ। इस तरह से 3 हमने इंफ्रा किंगडम बनाए थे। तो जो सिलेंट्रेटा है उनका सब किंगडम तो हो गया मेटाजोआ और इंफ्रा किंगडम जो है वो है इनका यूमेटाजोआ। यहाँ तक ठीक। तो पहली चीज हमने डिस्कस की, ये जो फाइलम है वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के जंतुओं का है और ऐसे जंतुओं का सब किंगडम मेटाजोआ होगा और इंफ्रा किंगडम यूमेटाजोआ होगा। अगले कैरेक्टर पे चलते हैं। अगली हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन के स्तर की। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल टिश्यू ग्रेड का। यानी ये जंतुओं का पहला ऐसा फाइलम है जिनमें टिश्यू यानी ऊतकों का विकास हो चुका है।
तो ऐसे संगठन के स्तर को हमने नाम दिया है सेल टिश्यू ग्रेड। यानी पहली बार इस संघ के जंतुओं में ही ऊतकों का विकास हुआ। दो बातें हुई, आगे चलते नंबर 3 पे। तीसरी जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर है उन्हें रेडिएटा ग्रुप में रखा गया है। तो हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था सिमेट्री के बारे में, सममिति के बारे में। वे सभी जंतु जिनकी सममिति रेडियल यानी अरीय प्रकार की सममिति जिसमें पाई जाती है। अरीय सममिति क्या है, हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, आप दोबारा उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वे सभी एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति पाई जाती हैं, उन जंतुओं के ग्रुप का नाम रेडिएटा है। नंबर 2, जो भी रेडिएटा के मेंबर होंगे वो सभी आपके डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरक स्तरीय होंगे। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। शरीर में 2 जर्म लेयर जनन स्तर होंगे, एक को एक्टोडर्म कहेंगे, दूसरे को एंडोडर्म कहेंगे। इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो सिलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं और उनमें हमने डिस्कस किया दे हैव ओनली 2 जर्म लेयर्स, यानी उनमें केवल 2 जनन स्तर उपस्थित होते हैं। अब हमने सीधा सा नाम दिया था, एक को तो हम कहते हैं भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, दूसरे को हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय एंडोडर्म। तो यहां पर हमने इनके नाम दे दिए हैं कि सिलेंट्रेटा में जो एपिडर्मिस लेयर है वो प्रदर्शित करती है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म को, जबकि सिलेंट्रेटा में जो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है वो प्रदर्शित करती है एंडोडर्म जनन स्तर को। तो शरीर में ये 2 जनन स्तर हैं, डिप्लोब्लास्टिक ये जंतु हैं। यह एक बात नोट करनी है कि इन दोनों जनन स्तरों के बीच में कुछ मुक्त कोशिकाएं हैं, उपस्थित होती हैं। इन्हें हम मीजोग्लिया कहेंगे, बात याद रहेगी। तो बिटवीन एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फ्री सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब उन्होंने कोई लेयर नहीं बनाई। अगर वो लेयर बना देती तो जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता। तो जंतु है तो अभी डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इन दोनों जनन स्तरों के बीच कुछ मुक्त कोशिकाएं उपस्थित हैं और उनका नाम दिया गया मीजोग्लिया। तो 2 बातें डिस्कस की, ये रेडिएटा ग्रुप के जंतु हैं, इसलिए इनकी सममिति रेडियल सममिति यानी अरीय सममिति है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब इनके शरीर में 2 जनन स्तर उपस्थित होते हैं और इन दोनों जनन स्तरों के बीच में मीजोग्लिया उपस्थित होती हैं। यहाँ तक ठीक। अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, अगले कैरेक्टर पे चलते हैं अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। अगली जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं हैबिटेट के बारे में, कि जो सिलेंट्रेटा के जंतु हैं वो कैसे आवास में पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो पहली चीज, सभी एक्वेटिक हैं,
कि जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं, ये फोर्थ कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, ऑल सिलेंट्रेट्स आर एक्वेटिक, सब के सब जलीय आवास में पाए जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल आर मैराइन, एक्सेप्शन अभी अपवाद डिस्कस करेंगे। तो अधिकांश, केवल एक को मैं छोड़ दूं, नाम याद कर दें, एक्सेप्शन की बात करें, वो है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। तो हाइड्रा अलवणीय जलीय आवास में मिलने वाला सिलेंट्रेटा है। और हाइड्रा के अलावा बाकी जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो सभी अनिवार्य रूप से समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं हाइड्रा को छोड़कर समुद्री आवास में पाए जाते हैं, ओशियंस में या मैराइन वाटर हैबिटेट में मिलते हैं। हाइड्रा अपवाद स्वरूप अलवणीय जलीय आवास में पाया जाने वाला एक सिलेंट्रेटा जंतु है। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगले पे चलते हैं, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और डिस्कस करेंगे। जो सिलेंट्रेटा है, अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम सिलेंट्रेटा ही क्यों दिया गया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फाइलम पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों दिया गया, तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम फाइलम सिलेंट्रेटा ही क्यों दिया गया है। तो अगर हम सिलेंट्रेटा जंतुओं की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इन जंतुओं में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है और उस सेंट्रल कैविटी का नाम रखा गया सिलेंट्रॉन। तो ऐसे जंतु जिनमें एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट हो और उस कैविटी का नाम क्या है, सिलेंट्रॉन। तो ऐसे जंतु जिनमें सिलेंट्रॉन उपस्थित हैं उनके फाइलम का नाम क्या दिया गया, सिलेंट्रेटा। बात ठीक। अब ये जो सिलेंट्रॉन है ये दो या ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है, दोहरा काम करती है। पहला तो क्या कि सिलेंट्रॉन वर्क एज ए डाइजेस्टिव कैविटी, मतलब ये पाचन की गुहा का काम करती है। इट इज वर्क एज ए डाइजेस्टिव कैविटी, भोजन के पाचन का काम यहां पर होता है। नंबर 2, इसके अलावा ये सिलेंट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का काम भी करती है। तो दो काम हो गए इसके, एक डाइजेस्टिव कैविटी का काम कर रही है, दूसरा ट्रांसपोर्ट परिवहन का काम ये कर रही है। तो सिलेंट्रॉन ने ये दो काम किए, इसलिए मोस्ट पॉपुलरली सिलेंट्रॉन को हम गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी, हिंदी में मैं इसे कहूं जठर संवहन गुहा, गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी, इस नाम से भी जाना जाता है। तो वे सभी जंतु जिनमें ये सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी प्रेजेंट है उस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा है। तो जिनमें सिलेंट्रॉन है वो सिलेंट्रेटा, इसलिए इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा दिया गया है। अच्छा, सिलेंट्रेटा को एक और नाम से हम जानते हैं, इस फाइलम को सिलेंट्रेटा के अलावा निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम निडेरिया क्यों दिया गया, ये भी एक डिस्कशन किया जा सकता है। तो निडेरिया हमने इसलिए कहा कि जब हम सिलेंट्रेटा जंतुओं को देखते हैं तो वहां पर हमें
नीडोब्लास्ट या नीमेटोसिस्ट, हिंदी में बहुत प्रचलित नाम है इनके लिए, दंश कोशिकाएं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में जो भी जंतु हैं उनमें दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अलग अलग काम करती है दंश कोशिकाएं, जैसे शिकार पकड़ने में हेल्प करना, प्रे को कैप्चर करना, भोजन ग्रहण करने में मदद हो गई, शत्रुओं से सुरक्षा। तो ये दो महत्वपूर्ण काम ये दंश कोशिकाएं करती हैं। तो वो फाइलम जिनके जंतुओं में ये दंश कोशिकाएं हैं, उस फाइलम का नाम क्या रखा गया है? निडेरिया रखा गया है। तो इन्हें सिलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया, इन्हें निडेरिया नाम क्यों दिया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं कि सिलेंट्रेटा में और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात, अगला अब हम डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और उस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। हिंदी में इसे हम बहुरूपता के नाम से जानते हैं। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर करें कि बहुरूपता क्या है, सिलेंट्रेटा में किस प्रकार की बहुरूपता है, और फिर कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहें कि एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं, प्रजाति की बात कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है कि एक ही प्रजाति के जो सदस्य है वो समान है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हुआ कि मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए स्पीशीज। क्या बात की मैंने? मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए सिंगल स्पीशीज, यानी एक प्रजाति की बात कर रहे हैं और उस एक प्रजाति में एक से अधिक प्रकार के सदस्य उपस्थित हैं, तो इसे हम बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और फाइलम सिलेंट्रेटा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता है, जो हमें कहीं और सामान्यतः दिखाई नहीं देता। अब क्या है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म? ये आकारिकी में, कार्य में एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक्चुअल में डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का एक प्रदर्शन है कि अलग अलग सदस्य अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जो बहुरूपता है सिलेंट्रेटा में, ये एक्चुअल में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। किस प्रकार प्रदर्शित करेगी समझते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के इंडिविजुअल्स दिखते हैं। अच्छा, ये जो सदस्य होंगे इन्हें हम नाम देंगे। जो एक से अधिक प्रकार के सदस्य हैं दे आर कॉल्ड जूइड्स, हिंदी में जीवक कहा जाएगा। तो ये एक से अधिक प्रकार के जो सदस्य मिलते हैं इन्हें हम जूइड्स या जीवक कहेंगे। मुख्य रूप से ये जीवक दो प्रकार के हैं, एक का नाम है पॉलीप, दूसरे का नाम है मेड्यूसा। ओके, क्या डिफरेंसेस है? पॉलीप जो है ये सीडेंटेरी है, मतलब स्थानबद्ध जीवक है, समुद्री आवास में एक ही जगह पर चिपके हुए रहते हैं, इनमें स्विमिंग जैसी क्रिया उपस्थित नहीं है। जबकि जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जीवक है। तो एक अंतर तो ये हुआ। पॉलीप क्या करता है?
अलैंगिक विधि से जनन करता है और निर्माण कर देता है किसका? मेड्यूसा का। मेड्यूसा क्या करेगा? जब भी जनन करेगा वो लैंगिक विधि से करेगा। तो इसने तो अलैंगिक जनन किया, इसने लैंगिक जनन किया। और क्या होगा लाइफ साइकिल में? पॉलिप और मेड्यूसा का एकांतरण। एक बार पॉलिप मेड्यूसा बना देगी, फिर मेड्यूसा पॉलिप बना देगी। तो लाइफ साइकिल में पॉलिप और मेड्यूसा में एकांतरण, एक के बाद एक पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ऐसा हमने प्लांट में देखा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और उसमें हम इस घटना को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पढ़ा है आपने बॉटनी के अंदर कि एल्गी में, ब्रायो, टेरिडो, इन सब प्लांट में दो अवस्थाएं होती हैं जीवन चक्र में। एक को कहते हैं गैमीटोफाइट, जो हैप्लॉइड अगुणित होती है। दूसरी होती है स्पोरोफाइट, वो द्विगुणित 2n होती है। तो n और 2n के बीच में एकांतरण होता है। उस घटना को तो क्या कहा? पीढ़ी एकांतरण। लेकिन यहाँ क्या है? पॉलिप अवस्था है, वो भी द्विगुणित है, एक चीज डिप्लॉइड है। मेड्यूसा है, वो भी 2n है, डिप्लॉइड है। इनमें कोई अगुणित और द्विगुणित के बीच में एकांतरण नहीं है। दोनों अवस्थाएं, पॉलिप और मेड्यूसा, दोनों ही द्विगुणित हैं, दोनों में ही एकांतरण हो रहा है। इसका मतलब ये पीढ़ी एकांतरण तो है नहीं वास्तविक प्रकार का। तो इनमें जो ये एकांतरण है वो वास्तविक पीढ़ी एकांतरण नहीं है। और इस एकांतरण को नाम दिया गया मेटाजेनेसिस। नाम याद रहेगा। तो मेटाजेनेसिस क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा में जो एकांतरण पाया जाता है वो है। और वो एक वास्तविक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण नहीं है, क्योंकि वास्तविक पीढ़ी एकांतरण जैसा पादपों में मिलता है, उनमें एक अगुणित अवस्था होती है और दूसरी द्विगुणित अवस्था होती है। लेकिन यहाँ इस केस में दोनों ही अवस्थाएं द्विगुणित हैं, इसलिए ये वास्तविक पीढ़ी एकांतरण नहीं है। और ऐसे एकांतरण के लिए क्या शब्द काम में लिया? मेटाजेनेसिस। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा, श्रम विभाजन के बारे में पढ़ा, पॉलिप क्या है, मेड्यूसा क्या है, और फिर मेटाजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इनमें जनन की बात करेंगे कि जब भी सिलेंट्रेटा के जंतुओं में जनन की क्रिया होगी तो उस समय क्या होगा कि इनमें जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, डिस्कस किया था। जब भी परिवर्धन इनडायरेक्ट होगा तो एक लार्वल अवस्था होनी चाहिए। तो सिलेंट्रेटा में हाइड्रूला लार्वा है। आप लार्वा स्टेजेस के नाम जरूर याद करें। हाइड्रूला लार्वा हो सकता है, प्लेनूला लार्वा हो सकता है। ये दो प्रमुख लार्वा अवस्थाएं फाइलम सिलेंट्रेटा के जंतुओं में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की। तो उस दिन पॉरीफेरा जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था पुनरुद्भवन दो प्रकार का है। एक जिसमें कोई क्षतिग्रस्त हिस्सा पुनर्निर्मित हो जाए, जैसे छिपकली ने अपनी पूंछ काटी, तोड़कर अलग कर दी, तो छिपकली के तो पूंछ आ गई लेकिन पूंछ के छिपकली नहीं आई। ऐसे पुनरुद्भवन को हमने नाम दिया था एपीमॉर्फोसिस। और दूसरा क्या कि किसी जंतु के 4 टुकड़े किए और प्रत्येक टुकड़े ने एक पूर्ण जंतु का निर्माण कर दिया। ऐसे रीजनरेशन को हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। तो जैसे पॉरीफेरा में मॉर्फोलेक्सिस प्रकार का पुनरुद्भवन था, वैसे ही सिलेंट्रेटा में भी मॉर्फोलेक्सिस प्रकार का पुनरुद्भवन है।
अब हमने ये भी डिस्कस किया था पुनरुद्भवन तभी हो सकता है जब जंतु के शरीर में कोई टोटीपोटेंट पूर्ण शक्त कोशिका मौजूद हो। पोरीफेरा में उस कोशिका का नाम था आर्कियोसाइट, यहाँ पर उस कोशिका का नाम है इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। तो अंतराली कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण सिलेंट्रेटा के जंतुओं में मॉर्फोलेक्सिस प्रकार के पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित होती है। बात याद रहेगी। अगले पे चले, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, अब हम बात कर रहे हैं उनके डाइजेशन की, पाचन की। तो क्या हुआ पाचन के लिए? दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि पाचन का, भोजन के पाचन का पहला हिस्सा तो हुआ कहाँ पर? गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में, यानी कोशिकाओं के बाहर पाचन हो रहा है। मतलब पहले तो पाचन होगा बाह्य कोशिकीय इस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में, बाद में पाचन होगा गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर, जो भ्रूणीय एंडोडर्म को प्रेजेंट कर रही है। तो पहले तो हुआ बाह्य कोशिकीय, बाद में हो जाएगा अंतः कोशिकीय। मतलब सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों ही प्रकार से पाचन की क्रिया इनमें पाई जाती है। तो दोनों प्रकार का पाचन हमें फाइलम सिलेंट्रेटा के जंतुओं में दिखाई देता है। यहाँ तक भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया है फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये जंतु कहाँ मिलते हैं, क्या विशिष्ट लक्षण हैं इन जंतुओं के। अगर मैं कंक्लूड करूं, निष्कर्ष निकालूं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण इन जंतुओं का दिखता है तो उसे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। पहला, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, जठर संवहन गुहा की उपस्थिति किसी और संघ के जंतुओं में दिखाई नहीं देती है। नंबर 2, रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति। तीसरा, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता और मेटाजेनेसिस, ऐसा भी किसी और जंतु संघ में दिखाई नहीं देगा। और लास्ट में नीडोब्लास्ट, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति, वो भी हमें केवल फाइलम सिलेंट्रेटा के जंतुओं में दिखाई देता है। तो आई होप आज का टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा का जो जनरल इंट्रोडक्शन था आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कल हम फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।